हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या क्या नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पहला बात बताया गया है कि इसमें 6 सेक्शन है टोटल। सेक्शन ए MCQs का है, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और डी में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ई है केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इजी है, और एफ आपका हो गया मैप बेस्ड क्वेश्चंस। समझे, इतना ही टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से, MCQ से। लिखा है कि वाई डिड नेशनलिस्ट इन द नेशनलिस्ट से समझ में आ गया कि, और इंडिया से भी समझ में आ गया कि ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। तो लेट 19th सेंचुरी के जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने फोकस किया अपना रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फॉकलोर को रिकॉर्ड करने के लिए वो निकल पड़े और उसको इकट्ठा करने लगे, उसका कलेक्शन बनाने लगे। तो इसका रीज़न क्या था, तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं। यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये फॉकलोर इकट्ठा किया जा रहा था। इसका रीज़न था, दो अंडरलाइन कर रखे हैं, टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। जब लोग ये फॉकलोर पढ़ेंगे, जानेंगे, जब नई जनरेशन को पता चलेगा तो उनको समझ में आएगा कि वो ओरिजिनली है क्या, इंडिया ओरिजिनली पहले था क्या। ठीक है, आइडेंटिटी डिस्कवर होगा इससे, और साथ ही साथ खुद पे गर्व भी महसूस करेंगे। टू रेस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, ये दो रीजन से वो लोग फॉकलोर पे ज़्यादा जोर देने लगे। ठीक है, उसको रिवाइव करने पे जुड़ गए। ये यहाँ पे MCQ के रूप में पूछा हुआ है, इसको एग्जाम में शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं, ये दो रीजन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके आसपास जितना भी चीज़ दिया हुआ है सब प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर जब पढ़ाए थे तो डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, अभी उतना डीप नहीं जाते। तो दो रीज़न था, एक तो ये टू रेस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि ये पाई डायग्राम को इंटरप्रेट कीजिए। बहुत फेमस पाई डायग्राम, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले बोर्ड एग्जाम में। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। देखिए लैंड जो है ना, टोटल 100% लैंड है अगर, तो उस 100% लैंड में से 43% लैंड प्लेन एरिया है। ठीक है, 30% लैंड माउंटेन के रूप में है, माउंटेनियस रीजन है, और 27% लैंड प्लेटू के रूप में है। ठीक है, अब इन सब का इंपॉर्टेंस अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कभी प्लेन का इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, कभी माउंटेन का इंपॉर्टेंस पूछेंगे, कभी प्लेटू का इंपॉर्टेंस पूछेंगे। तो तीनों का ही चीज़ आप याद कर लीजिए। इसमें तो प्लेन्स का पूछे हैं, तो प्लेन्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अगर डेवलप होना है तो मेनली वो प्लेन एरिया में डेवलप होते हैं। प्लेन एरिया का ये इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, माउंटेन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो दो इंपॉर्टेंस हो जाएगा माउंटेन का, ये और ये। मेनली यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, और इट इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स भी यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो रिवर्स को पानी मिलता है यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है उनसे। ठीक है, माउंटेन का ये दो काम हो गया। प्लेटू का क्या काम होगा, तो इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटू का इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों का अलग अलग तरीके से पूछते हैं। यहाँ पे MCQ के रूप में पूछे, हो सकता है आपके मेन एग्जाम में ये शॉर्ट आंसर में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ ले। ठीक है, तीनों का याद रखिएगा। NCERT बुक में भी इसका जिक्र है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, वही बात। चलिए आगे मूव करते हैं नंबर 3 पे। रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। डेटा है ये, दो स्टेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर 100 लाइव बर्थ, वो इतना दिया हुआ है। लिटरेसी रेट इतना दिया हुआ है। अब ये दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब हजार में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सोच के बताइए, दो जगह है, एक स्टेट ए है, उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, और बी जगह है उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है। तो कौन सा अच्छा है, सोच के बोलिए। इसमें 30 बच्चे मर जाते हैं, इसमें सिर्फ 7 बच्चे ही मरते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो वो उतना अच्छा होता है। इस केस में बी स्टेट ज़्यादा अच्छा है ए के मुकाबले, और बी अच्छा इसलिए है क्योंकि बी में हेल्थ सर्विस ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा, तो ही यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। समझे कि नहीं।
उसी तरीके से लिटरेसी रेट, इस सब छोटे छोटे टर्म का डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे अटैच किए। ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए IMR का डेफिनेशन एग्जाम में डिफाइन करने के लिए भी आता है, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा। लिटरेसी रेट 7 और 7 साल से उम्र के ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो लिटरेसी रेट दर्शाता है, ठीक है। फिर एक और टर्म होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 और 15 साल के, ठीक है, ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं और उन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं इंटू 100, इसी को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप, टोटल चिल्ड्रेन और कितना स्कूल अटेंड कर रहे हैं, इसी का जो ये रेशियो है नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है। समझे कि नहीं? तीनों टर्म याद रखिएगा। तो खैर ये तो हम एक्स्ट्रा बात कर लिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द डेटा गिवन अबव, वाई स्टेट बी हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, बी स्टेट का इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कम क्यों है? तो एक ही रीज़न हो सकता है, हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छा अवेलेबल होगा, तो इट हैज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, यही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नंबर 4 पे। मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, अनक्लास फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए अनक्लास्ड फॉरेस्ट ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल हो, सर्वे वगैरह करना मुश्किल हो, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हिली एरिया है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है जाना, तो यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो 3 का तो ए होने वाला है, ये और ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। फिर एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जरूरत कहाँ पे पड़ेगा, आंध्र प्रदेश की हरियाणा में, ज़्यादा खेती हरियाणा में होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट तो बचा नहीं होगा, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। और रिजर्व फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। तो 2 का सी इसमें है, 1 का बी इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में NCERT बुक में भी जिक्र है, यहाँ पे ये रहा, रिजर्व फॉरेस्ट में कौन सा आता है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपका हरियाणा यहाँ पे, और फिर जो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तो वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। अच्छा बात है। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट को कंजर्व करना अच्छा बात है, और इसी के लिए एक स्टेप उठाया गया था जिसको बोला जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पहले ये होता क्या है वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। जॉइंट मतलब समझ रहे हैं कि उस एरिया में जो लोकल लोग हैं वो और प्लस अथॉरिटी दोनों मिल के फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, ठीक है। जॉइंट उसलिए लिखा हुआ है। तो लोकल कम्युनिटी का यूज़ किया जाता है फॉर मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1988 से फॉर्मली ये स्टार्ट हुआ है। पहला स्टेट कौन सा था, तो ओडिशा पहला स्टेट था जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। इन रिटर्न में इस लोकल कम्युनिटी को मिलता क्या है, तो इंटरमीडिएरी बेनिफिट, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट का हर वो प्रोडक्ट बस लकड़ी छोड़ के, ठीक है, जो भी फल हो रहा है, फूल हो रहा है, मेडिसिनल प्लांट है, कोई सी का रूट है, कोई एनिमल है, ये सब आप कैच कर सकते हैं, बस आपको लकड़ी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये मिलेगा इनको, तो इनका भी बेनिफिट हो रहा है, अथॉरिटी का भी बेनिफिट हो रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्व हो रहा है, समझे। चलिए तो यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कई बार यहाँ पे इनकरेक्टली भी लिखा रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि गलत आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देंगे आपको। पहला पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। हाँ सही बात है। द प्रोग्राम हैज़ बिन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस इज 1988 से स्टार्ट हुआ था। झारखंड पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन टू, नहीं झारखंड पहला स्टेट नहीं था, कौन सा था बताइए, ओडिशा। और द मेंबर्स ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटी आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आर नहीं होगा, ये सब उनको मिलता है। तो 1 and 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 and 4 ओनली। अगर इनकरेक्ट यहाँ पे लिखा रहता, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, तो ये 2 and 3 मार्क करते, समझे कि नहीं। चलिए एग्जाम में
इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, आपको अभी जो पढ़ा है वो सब लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डेल्ट विद देयर कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम एंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। समझ में आ गया। विच रूट ऑफ फेडरेशन हैव दे ऑप्टेड फॉर। फेडरलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो बेल्जियम किसको बिलोंग करता है, इसको कि इसको? तो पहले तो ये दोनों समझ लीजिए होता क्या है। यहाँ पे जिक्र था इसका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हैपजर्ड वे में लिखा है, तो इसको समराइज करके हम वेबसाइट में भी प्रोवाइड किए नोट्स में। देखिए दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर स्टेट। अलग अलग स्टेट से अगल बगल में सब लोग एक साथ मिल के आए और डिसाइड किए कि चलो हम सब मिल के एक कंट्री बन जाते हैं, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू सब यूनिट। एक बड़ा कंट्री था, वो डिसाइड करता है कि हम अब आपस में ही छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। समझ गए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है इसमें, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होता है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अनइक्वल पावर होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को स्पेशल स्टेटस मिला होता है। इसका एग्जांपल हो गया यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और इसका एग्जांपल हो गया इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो बेल्जियम किसको बिलोंग कर रहा है, होल्डिंग टुगेदर को। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए, तो इतना इसलिए बताया क्योंकि हाई चांस है कि एग्जाम में दोनों का बीच में डिफरेंस पूछे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, तो यही 4 पॉइंट मिला के लिख देना है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 पे। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। एथनिक का मीनिंग क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। 1 का डी इसमें भी है। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब एक कम्युनिटी ज़्यादा रूल करता है, मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। 2 का सी इसमें है, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और सिविल वॉर, कंट्री के अंदर ही लड़ाई होता है। यूनिटरी सिस्टम मतलब क्या तो एक या फिर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, और तो अगर 2 होगा तो एक ज़्यादा पावरफुल होगा, एक कम होगा। ये सारा जो छोटा छोटा वर्ड है, खासकर से जो पॉलिटिकल साइंस है उस पर, वो सब याद रखिएगा। यहाँ पे हम कुछ लिख रखे हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। और ये सब एक जगह कहाँ मिलेगा, तो ये सब वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। जो भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है ये सब वेबसाइट से उठाए हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप प्रिपेयर किया तो आपको मालूम ही होगा। नंबर 8 पे आते हैं। मिस्टर एक्स हैज़ टेकन क्रेडिट मतलब समझ रहे हैं, लोन। उन्होंने लोन लिया है टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अच्छा बात है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट पूछ रहे हैं कि यार इन्होंने जो लोन लिया, लोन उसको कैसे हेल्प करेगा। तो इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। वो अपना टारगेट पूरा कर पाएगा, टाइम पे पैसा मिलेगा तो टाइम पे लेबर हायर करेगा, टाइम पे कच्चा माल कर देगा, तब ना कैंडल बनेगा, इससे इसका इनकम भी बढ़ेगा। तो ये एक लोन का इंपॉर्टेंस हो गया। क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही बात है। क्रेडिट हेल्प्स हिम कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, ये भी सही बात है। It helps him in exercising restraint and to get into the habit of taking more credit. लोन लेने का आदत बन जाएगा इससे, तो ये तो गलत बात है। 1 2 3 राइट आंसर है। तो चूज द करेक्ट पूछा था, तो 1 2 3 सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 9। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, एंजॉय स्पेशल स्टेटस। इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। क्यों मिला है इनको स्पेशल स्टेटस? तो ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, ये रीजन से इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आगे चल के अगर आप यहाँ इन सब स्टेट में जॉब भी करेंगे ना, तो आपको सरकारी जॉब का बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे काम करने के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेपोलियन इन द गिवन फिगर इज डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन, ठीक है, और इसके बैक से एक एक लेटर निकल रहा है। तो व्हाट डू ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम हिज बैक रिप्रेजेंट, ये हर एक लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये तो एनसीईआरटी बुक में भी इसका जिक्र है।
इस लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम ऑफ द टेरिटरी ही लॉस्ट। कौन कौन सा टेरिटरी वो हारा हुआ है वो सब डिनोट कर रहा है। तो इसका हो जाएगा टेरिटरीज लॉस्ट बाई ही, ऑप्शन सी। एनसीईआरटी बुक में जितना भी डायग्राम है सबका एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये पिक्चर है, इसका डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देख लीजिएगा। याद नहीं करना है, बस पढ़ के समझ लेना है। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किस क्या क्या चीज़ से ग्लोबलाइजेशन होता है वो पूछ रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज, इससे होता है ग्लोबलाइजेशन। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन के लिए, इससे भी होता है। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर अगर आप लगाएंगे कंट्री का अंदर ही डेवलपमेंट करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ग्लोबलाइजेशन में कंट्री को खोलना पड़ता है, ये तो नहीं होगा। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, लोग जॉब करने के लिए, एजुकेशन के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन होता है। तो 1 2 4 होगा राइट स्टेटमेंट। 1 2 4 किसी में भी नहीं है, तो चलिए इसमें से यहाँ पे एक वर्ड था करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए चूज कर लेंगे हम, ऑफ 1 and 2 आर अप्रोप्रिएट, क्योंकि जो नंबर 4 है ना, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ये कॉन्सिक्वेंस है, ना कि कॉज। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तभी तो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा पाएंगे, ठीक है। ऐसे भी सोच के हम इसको आंसर टिक कर देते हैं। आइडियली 1 2 4 होना चाहिए था, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं है तो उसको हम ये टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। फेडरलिज्म के बारे में कुछ टर्म्स है इंडिया के बारे में। तो इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, सही बात है। पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, ये मेन फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पावर शेयरिंग, ये दोनों ही सही है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज ईजी टू चेंज, नहीं ईजी नहीं है चेंज करना। चेंज करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट में और स्टेट से भी। तो चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर 1/3 मेजोरिटी, 1/3 नहीं 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। तो 3 और 4 गलत है, 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, ठीक है। यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है पावर शेयरिंग कैसे चेंज होगा। देखिए सेंट्रल लेवल पे, पूरा इंडिया लेवल पे अगर बात करें तो दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए ये प्रस्ताव, बट इसके साथ साथ it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states। आधे से ज़्यादा स्टेट्स इस बिल को सपोर्ट करने चाहिए, तब जाके ये बिल पास होगा, पावर शेयरिंग में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। चलिए 13 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छे से मालूम है तो ही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो पहले हुआ वो लिखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। लीडिंग अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबसे पहले क्या हुआ, तो बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज। तो देखिए यहाँ से इस जो स्क्रीनशॉट लिए उससे पढ़ते हैं। साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो इसको गो बैक बोला गया, इसको बॉयकॉट कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है वो फॉर्मलाइज किया गया, ठीक है। पूर्ण स्वराज बिल पास हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, साइमन कमीशन, उसके बाद पूर्ण स्वराज। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स को लेके। 1928 में क्या हुआ बताइए, साइमन कमीशन। 1929 में पूर्ण स्वराज और 1930 में 11 डिमांड्स उन्होंने का चिट्ठी लिखा इरविन को, ठीक है। और फिर जब इरविन ने यहाँ पे लिखा था इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, ये रहा, इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, तो गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दिया। कैसे शुरू किया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट करके, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था कब, 11 मार्च 1930 में ही, उसी साल में मार्च महीने में, ठीक है। जनवरी में चिट्ठी गया था, मार्च महीने में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो देख लेते उस क्रम में यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले हुआ बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन 1928, पूर्ण स्वराज 1929,
लेटर लिखा गया 11 डिमांड्स 1930 जनवरी में, और फिर सॉल्ट मार्च मतलब मार्च महीने में 1930 को ही स्टार्ट कर दिया गया। तो ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर, इसमें लिखा है कि इन इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सही बात है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इतने लाइन दे देंगे, बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए। जब चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे ये बात। हाउएवर द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर रिमेन्स हाई। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर में अभी भी ज़्यादातर लोग काम करते हैं, इन दोनों में कंपैरेटिवली कम काम करते हैं। तो इसका रीज़न क्या क्या है वो चुनिए। पहला बोला गया है गवर्नमेंट पॉलिसी प्रेफरेंशियली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर, गवर्नमेंट ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देती है। तो ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट तीनों को ही बराबर प्रेफरेंस देती है। इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सही बात है। हम लोग का स्टार्टिंग ही हुआ था खेती से, इसलिए ज़्यादातर लोग खेती में काम करते हुए पाए जाते हैं। तो ये तो राइट होगा। इनएडिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब्स फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, हाँ इन सब सेक्टर में उतना जॉब नहीं क्रिएट हुआ, इसलिए लोग मजबूरी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये भी राइट ऑप्शन है। और प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, तो ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। 2 and 3, ओनली 2 and 3 आर ट्रू, ऑप्शन बी होगा राइट। 15, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टेटमेंट 1, बाई 1830 कैरिकेचर एंड कार्टून वर बीइंग पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल्स। 1870 तक कैरिकेचर्स पब्लिश होना स्टार्ट हो चुके थे। तो सही है कि गलत? तो इसको आप स्क्रीनशॉट्स में देख लीजिए, ये देखिए 1870 कैरिकेचर एंड कार्टून वर पब्लिश्ड, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरे में बोला गया कि ये कैरिकेचर क्या डिस्पिक करते थे। कैरिकेचर मतलब ऐसा कार्टून टाइप कुछ बना होगा, उसमें कुछ मैसेज दिया जा रहा है, अखबार में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये कैरिकेचर जो थे वो प्रेज यानी तारीफ कर रहे थे एजुकेटेड इंडियंस फैसिनेशन विथ वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ। जो पढ़े लिखे हाई क्लास लोग थे वो लोग ज़्यादा ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को तारीफ कर रहे थे ये कैरिकेचर्स। वाइल अदर्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सोशल चेंज, और दूसरे लोग सोशल चेंज के लिए मतलब ईगरली वेट कर रहे थे, लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये सही है कि गलत? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सम कैरिकेचर्स रेडिक्यूल द एजुकेटेड इंडियंस फैसिनेशन विथ वेस्टर्न टेस्ट। कैरिकेचर्स रेडिक्यूल करते थे, प्रेज नहीं करते थे, उनको निंदा करते थे कि इंडियंस लोग ज़्यादा ही मतलब पसंद कर रहे हैं वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ्स को। तो ये कैरिकेचर उसका निंदा करते थे। और साथ ही साथ द अदर्स एक्सप्रेस्ड फियर ऑफ सोशल चेंज, जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, लुक फॉरवर्ड टू सोशल चेंज। और प्रेज्ड, रेडिक्यूल होता, यहाँ पे फियर होता, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। और ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका बारे में। इसको बनाया कौन? प्रिंट बाय रवि वर्मा, बस इतना याद रखिएगा। और ये दिखा क्या रहा है, तो राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदलसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन्स, उनको बचा रहे हैं बस। नंबर 16, इसमें लिखा है द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ डैश रिमाइंड अस दैट नो सिस्टम इज इंटायरली विदाउट शॉर्टकमिंग्स, इवन डेमोक्रेसी। आइडेंटिफाई द इशू बीइंग रेफर्ड टू फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो देखिए ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे ना जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, समरी सिर्फ जान के रखे हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। फ्रीक्वेंट स्टोरीज हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसा क्या चीज़ है जो हर सिस्टम में देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ बुराई तो है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से क्वेश्चन है। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। अक्सर हमें क्या सुनने को मिलता है, करप्शन के मामले। तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी एट द सेम लेवल इन इंडिया। इंडिया में इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी है सेम लेवल, यानी स्टेट में अलग अलग पार्टी है, इसका रीजन क्या है? तो लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वाइज ही रीजन होगा। तो भाषा अलग है, रीजनल में वेरिएशन है, तो रीजन में वेरिएशन है, इस वजह से कई सारे पार्टी देखने को मिलते हैं। 18,
द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन डैश अक्रॉस कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन ट्रेड से क्या होता है? तो ग्रेटर बाइफर्केशन नहीं, सेग्रीगेशन नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन होता है ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट, मतलब सब जुड़ते हैं आके, ठीक है। नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये लाइन देखकर आपको लगेगा कि ये जेंडर, रिलीजन, कास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन का जिक्र इस चैप्टर में हुआ है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। यहाँ पे लिखा हुआ था equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean women are always treated with respect. Equal treatment का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ respect के साथ treat करना है, बल्कि ये है कि जब equal treatment women को मिलने लगेगा तो क्या होगा? It becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. अभी जो गलत हो रहा है वुमेन के साथ, उसके खिलाफ वुमेन लड़ पाए, ये जब हो जाएगा तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा राइट? वुमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये नहीं है इसका मतलब इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए 20 पे आ जाते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। अ कम्युनल माइंडसेट, तो इससे समझ में आ गया जेंडर, रिलीजन, कास्ट वाले से क्वेश्चन है। कम्युनलिज्म can lead to efforts to secure political influence for a specific religious group. Communal mindset अगर किसी का होता है तो वो एक खास रिलीजन को चाहता है कि प्रमोट करे, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, members of majority community may seek to create a separate political entity as a response to such dynamics. तो ये गलत हो जाएगा। जो माइनॉरिटी वाले होते हैं ना, वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि हम लोग के ऊपर ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है, तो वो एक दूसरा सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी में क्या तो एक दूसरा स्टेट बना लेंगे, नहीं तो दूसरा कंट्री बना लेंगे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि मेजॉरिटी लिखा है यहाँ पे होता है माइनॉरिटी। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नंबर 21, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स। चलिए, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है वो ही लिखना है आपको। तो देखिए, इसका अगर ये लोग, इन लोगों ने जो आंसर दिया है वो सीधा यहीं से उठाया, तो यहीं से पढ़ते हैं, चूँकि यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए, आपको 2 ही बात लिखना है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड है, एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है फॉर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो एग्रीकल्चर को चाहिए होता है। एग्रीकल्चर इनसे ये सब प्रोडक्ट लेता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, पंप हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पीवीसी पाइप्स, मशीन, टूल्स। तो ये इंडस्ट्री ऐसे कुछ सामान बनाता है जो एग्रीकल्चर को चाहिए, और एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करता है? बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बस इतना ही बात आपको लिखना है, 2 मार्क्स का है सिर्फ, वही पूरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं 22 पे। ये सिल्क रूट के ऊपर क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर 3। इसमें लिखा है कि इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड and cultural link with between distant parts of the world. Substantiate the statement with illustration. सिल्क रूट के जरिए ट्रेड भी होता था और कल्चर भी स्प्रेड होता था, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, इसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। इन लोगों ने पूरा एनसीईआरटी से उठा के चेप दिया है यहाँ पे, ऐसे आंसर नहीं लिखते हैं, आपको यहाँ से दिखाते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए। सिल्क रूट से ट्रेड होता था 2 रीजन के बीच में, ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड। ईस्टर्न साइड में चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया ये सब आ गया, और इधर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका आ गए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या ट्रेड होता था? तो सिल्क रूट है, तो सबसे पहले सिल्क तो ट्रेड होगा ही। तो टेक्सटाइल्स, जो सिल्क टेक्सटाइल्स है और स्पाइसेस है, जो मसाले हो गए, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते थे, इधर ट्रांसफ़र हो गया। इसके साथ साथ चाइनीज़ पॉटरी भी इसके साथ जाते थे। तो टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और चाइनीज़ पॉटरी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेड किया जाता था, और बदले में प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करता था। तो ये तो हो गया ट्रेड का पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कल्चर का। तो कल्चर का ये पॉइंट है यहाँ पे,
कल्चर मतलब मेनली यहाँ पे रिलीजन का बात किया गया है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए इसी सिल्क रूट के जरिए, ठीक है। उसी तरीके से मुस्लिम प्रीचर्स वो लोग भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए इसी सिल्क रूट के जरिए। यहाँ तक कि जो बुद्धिज़्म रिलीजन है जो यहाँ पे इमर्ज हुआ था इंडिया में, वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट पे स्प्रेड हुआ इसी सिल्क रूट के जरिए, ठीक है। तो इस तरीके से कल्चर को भी स्प्रेड करने में और ट्रेड को भी बढ़ावा देने में ये सिल्क रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। समझे कि नहीं? ये तो हो गया मेन पॉइंट। इसके अलावा कुछ इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात भी पता होना चाहिए। देखिए, ये सिल्क रूट ऐसा नहीं कि सिर्फ बाई रोड है, ये बाई लैंड भी है और बाई सी भी है, ठीक है। इसकी ये कौन से दो रीजन को कनेक्ट करता है वो यहाँ पे लिखी दी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो एग्जिस्टेड बिफोर सिंस बिफोर द क्रिश्चियन इरा के टाइम से स्टार्ट हुआ और कब तक चला ये? टिल द 15th सेंचुरी तक चला ये रास्ता, ठीक है। बस इतना बात आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक से। तो इन्होंने ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 पे। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है इंटरनल चॉइस, आप क्या तो वो ए कर सकते थे, नहीं तो बी करना है। न्यू क्रॉप्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सर्वाइवल एंड वेलबींग। इसको आप एविडेंस के जरिए सपोर्ट कीजिए इस स्टेटमेंट को कि नए क्रॉप्स कैसे जीवन और मौत का सवाल बन जाता है। तो ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 3 का। तो इसको आप समझाएंगे आलू का एग्जाम्पल देके। ये देखिए, हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ये स्टेटमेंट देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे उन्होंने यही किया है। तो आपको लिखना पड़ेगा ये कि यूरोप में जो गरीब थे उनका लाइफ बेटर हो गया जब आलू का इंट्रोडक्शन हुआ तब, ठीक है। एक बार जब एक बीमारी फैला था जिससे पूरा पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से जो कई सारे गरीब लोग हैं वो पोटैटो का कमी के कारण खाना नहीं खा पाए और कई सारे लोगों का मौत हो गया ड्यू टू स्टारवेशन, भूख से मर गए वो लोग, ठीक है। तो न्यू क्रॉप जो है वो लाइफ और डेथ के बीच में डिस्टेंस तय मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये डायग्राम भी आप याद रखिएगा, ये डायग्राम भी दे सकते हैं और बोलेंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये चीज़ यही रिप्रेजेंट कर रहा है, समझेगी नहीं। एक औरत है, ढूंढ रही है मिट्टी में कि कहाँ कोई पोटैटो कुछ मिल जाए तो सबको खाना मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23। इंडिया विद वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी represents a classic example of power sharing that exemplifies the very spirit of democracy. Justify the statement, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो अगर आप NCERT अच्छे से पढ़े हैं तो आप पकड़ लेंगे कि ये यहाँ से ये उठाया गया है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये टॉपिक है चैप्टर 1 से कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्या अच्छाई है। तो एक तो था प्रूडेंशियल रीज़न और ये सब हो गया मोरल रीज़न कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। तो पावर शेयरिंग बोला जाता है ये डेमोक्रेसी का आत्मा है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल भी वही लोग बनाते हैं और रूल का इम्पैक्ट भी वही लोग झेलते हैं। फिर आगे लिखा है पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों का ये हक है कि उनसे पूछा जाए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, वो अपने पसंद का नेता लाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट लाएंगे। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर एज टेक इन द सिस्टम। तो यही सब पॉइंट देके इन्होंने यहाँ पे आंसर कर दिया है, समझे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। लोकल गवर्नमेंट इज एन इफेक्टिव वे टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से अचीव करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का आना जरूरी है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, मतलब लोकल गवर्नमेंट क्यों आना चाहिए वो पूछ रहे हैं। तो NCERT जब पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे आपको बताए थे कि क्यों लोकल गवर्नमेंट आना जरूरी है या फिर क्यों डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। तो देखिए, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोकल लेवल पे ऐसे सेटल हो जाते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बड़े लेवल का गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। छोटा मोटा गवर्नमेंट है, पंचायत है, म्यूनसिपलिटी है, वो उसको टेक केयर कर लेंगे। ये पहला एडवांटेज हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का। दूसरा है कि लोगों को ज़्यादा अच्छा पता होता है कि उनके मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, तो लोग उस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया। तीसरा एडवांटेज आप ये लिख सकते हैं कि they also have better idea on where to spend money and how to manage things more efficiently जब आप लोकल लेवल पे काम करेंगे तो। इसके अलावा लोग भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट होते हैं पंचायत में, म्यूनसिपलिटी में, तो इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो ये 4 मतलब एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का। इसमें से कोई 2 लिख देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 4 लिखा है और एनी 2 पॉइंट लिखने से 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। आइए अब आते हैं सेक्शन C पे। ये शॉर्ट आंसर है, इससे पहले था वेरी शॉर्ट,
ये 3 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन है कि बाय द 17th सेंचुरी एन अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। प्रिंट से समझ गया कि क्लास 10 हिस्ट्री का मतलब लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। ये रहा, यहाँ पे लिखा है कि बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। जैसे जैसे चाइना में अर्बन कल्चर मतलब स्टार्ट हो गया, वैसे वैसे प्रिंट का यूज़ भी ज़्यादा चलने लगा। लोग छपा हुआ चीज़ पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो कुछ एग्जाम्पल से आपको इसको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको देना है मर्चेंट का एग्जाम्पल। मर्चेंट प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे एवरीडे लाइफ में ताकि उनको ट्रेड इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उसी तरीके से रीडिंग बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। जब आपका फ्री टाइम मिले, सुकून मिले, तो लोग पढ़ना पसंद करते थे। फिर क्या पढ़ते थे? तो फिक्शनल नैरेटिव्स, स्टोरी हो गया, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफी, ये सब पढ़ा जाता था। रोमांटिक प्ले, ये सब पढ़ा जाता था। जो रिच वुमेन थी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और कई सारे लोगों ने लिखना भी स्टार्ट किया, पोइट्री एंड प्लेस। जो पढ़े लिखे लोगों के पत्नियां थी तो उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश कराया और कोर्टिजन्स अपने ज़िंदगी के बारे में लिखे। तो यही सब कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे? इजी क्वेश्चन, बस आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 26 का ए। मिस्टर वाई फ्रॉम अ सिटी इन इंडिया विजिट्स अ रूरल एरिया एंड फाइंड्स 5 people वर्किंग इन अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फार्म। More than 2 people are not required to work in the farm and removing the other 3 will not affect the production. मिस्टर वाई शहर से एक रूरल एरिया में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ज़मीन पे 5 लोग काम कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि इतना छोटा ज़मीन में तो 2 लोग ही सफिशिएंट है, ये 3 लोग बेकार का यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर ये 3 लोग को हटा भी दिया जाए तो उतना ही फसल होगा, ठीक है? तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे किसका बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ कैन वन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इन 3 लोगों के लिए एक्स्ट्रा रोजगार क्रिएट करेंगे, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इतना बड़ा लिख के क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, इन लोगों को कैसे रोजगार क्रिएट होगा। तो पहला तरीका है कि गवर्नमेंट पैसा खर्चा करे और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्विस जोड़े, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इसके लिए ये सब सिस्टम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लाए ताकि लोगों को इसमें भी रोजगार मिलेगा और ट्रक्स के जब सामान आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कई लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाए, जैसे कि दाल मिल हो गया। इससे फार्मर्स अपने और कोल्ड स्टोरेज खोला जाए। इससे क्या होगा कि फार्मर अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर पाएंगे और जब प्राइस अच्छा रहे तब वहाँ पे बेच पाएंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। फिर ऐसे विलेजेस जो फॉरेस्ट के आसपास है वहाँ पे एक हनी कलेक्शन सेंटर बनाया जा सकता है ताकि फार्मर्स आए और वहाँ पे वाइल्ड हनी को बेच पाए, समझे? इसका बहुत डिमांड होता है, अच्छा प्योर वाला का। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज डेट प्रोसेसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऐसा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। गवर्नमेंट चाहे तो सस्ते लोन दे सकती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि लोग लोन ले और कुछ अपना धंधा स्टार्ट करें। तो ये सब कुछ तरीका हो गया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, समझे? चलिए, इसी में इंटरनल चॉइस है। एक ये क्वेश्चन है, सुनील एंड रमन डिड देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम द सेम कॉलेज। 12 के साथ, ठीक है, क्लास 12 के बाद उन्होंने क्या किया? ग्रेजुएशन किया सेम कॉलेज से। सुनील गॉट एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वेयर एज रमन गॉट एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इसको जॉब मिला अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसको मिला ऑर्गेनाइज में। तो जाहिर सी बात है ये खुश होगा, ये नाखुश होगा। तो 3 रीज़न बताइए कि क्यों सुनील नाखुश है। तो सिंपल सा बात है कि 3 आपको डिसएडवांटेज बता देना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, समझेंगे नहीं? तो यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा लिख रखा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, आप इसको पॉइंट वाइज याद कर लीजिए। जब आपको चैप्टर पढ़ाए थे तो दोनों का भी इसका डिफरेंस अच्छे से मतलब बता दिए थे। इसी में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या डिसएडवांटेज है। दे डू नॉट फॉलो लेबर लॉ, देयर इज़ नो फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, नो सिक्योरिटी, कभी भी काम से निकाल देंगे, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है, एक्स्ट्रा भी करवा लेंगे और उसका कोई पे नहीं करेंगे। फिर कोई पेड हॉलीडे नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न नहीं है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है, इसीलिए सुनील इतना अनहैप्पी था, ठीक है। इन दोनों का भी इसका डिफरेंस अच्छे से तैयार कीजिएगा, हाई चांस है इस बार आने का, ठीक है। और इसी के सिमिलर टॉपिक एक ये भी है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये 2 सेक्टर है, इन दोनों का भी डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 27 पे।
डिफाइन एग्रीकल्चरल टर्म यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये मतलब बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन लगा कि ये क्वेश्चन ही क्या था। इसका आंसर भी देखिए, तो वो टर्म क्या है, हॉर्टिकल्चर है, जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। यहाँ तक तो ठीक है, 1 मार्क्स मिल जाएगा हॉर्टिकल्चर लिखने के लिए। फिर राइट इट्स फीचर विथ रेफरेंस टू इंडिया, इसका फीचर बताना है। तो इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इट प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट, इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल। ये क्वेश्चन मुझे उतना खास लगा नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है, कुछ मतलब टेस्ट नहीं कर पा रहा है ये स्टूडेंट का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे। वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड देयर स्टेटस इन सोसाइटी ओवर द ईयर्स। सालों मतलब जैसे जैसे वक्त बीता है वुमेन का स्टेटस बढ़ा है सोसाइटी में। इसको 3 एग्जाम्पल से समझाइए। तो इसको आप खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आज के टाइम में लड़कियां उतना मतलब पहले जैसा उतना बुरा हालत नहीं है उनका, ठीक है। अभी के टाइम में एक वुमेन रिजर्वेशन बिल आया हुआ है 20, बहुत बच्चे को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं होगा, ये नए बुक में है, ठीक है। इसको जब हम पढ़ाए थे चैप्टर तब बताए थे, अभी एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको। फिर वुमेन का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, वुमेन हैव इक्वल राइट एज मेन ऑन देयर फादर प्रॉपर्टी, ये सब अभी नया चीज़ देखने को मिल रहा है, पहले ये सब उतना नहीं एग्जिस्ट करता था। वुमेन कुड बी सीन इन ऑल द फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, साइंस, इकोनॉमी, हर जगह वुमेन देखने को मिलता है। तो वुमेन का कंडीशन दिन पर दिन इम्प्रूव हो रहा है, ये इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर बात कर लेते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें क्या है कि इट विल गिव 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो दिल्ली असेंबली। जितने भी सीट्स है एमपीज़ के लिए, एमएलए के लिए, उसमें से 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और दिल्ली में भी, ठीक है। इतना ही है इसका प्रोविज़न, ये याद रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे। लिखा है कि ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 एंड 2013, ये 40 साल का पीरियड में तीनों ही सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है। तीनों सेक्टर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों में ही प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन इसमें से जो टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2013 टर्शियरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। 2013 में टर्शियरी सेक्टर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था, ठीक है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का था। तो क्या ऐसा रीज़न है कि टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कि रीज़न फॉर राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। एनसीईआरटी में भी है, लेकिन हम यहाँ पे नोट्स में पॉइंट वाइज लिख रखे थे, तो इसी का स्क्रीनशॉट उठा लिए। तो देखिए टर्शियरी सेक्टर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होते जा रहा है इंडिया में। पहला तो ये बेसिक सर्विस है, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, ट्रांसपोर्ट, ये सब जैसे जैसे बढ़ रहा है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो ये सब तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो टर्शियरी सेक्टर इसलिए इस वजह से ग्रो कर रहा है, ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा, टर्शियरी सेक्टर के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो कर रहे हैं, और इन दोनों का ग्रोथ के लिए इसका ग्रोथ चाहिए। तो जब ये दोनों ग्रो कर रहे हैं तो इसको और पुश मिल रहा है, तो ये भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रेड, स्टोरेज, ये सब सर्विस चाहिए। प्राइमरी अगर ग्रो करेगा तो ये सब सर्विस चाहिए, तो ये सब सर्विस आता है टर्शियरी में, तो इसलिए टर्शियरी भी ग्रो कर रहा है। तीसरा है राइज इन इनकम लेवल। जैसे जैसे लोगों का कमाई बढ़ रहा है तो लोग अलग अलग सर्विस, जैसे कि बाहर खाना खाना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, ये सब चीज़ ग्रो कर रहा है। ये सब चीज़ क्या है? टर्शियरी सेक्टर है। तो इनकम लेवल बढ़ने से भी टर्शियरी सेक्टर ग्रो करता है। राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के कारण कई सारे IT बेस्ड जॉब्स ये सब क्रिएट हुए हैं, तो इससे भी टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। और ग्लोबलाइजेशन तो है ही, ठीक है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ न्यू सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ विच टर्शियरी सेक्टर हैज़ गेन्ड इंपॉर्टेंस। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी 3 पॉइंट लिखने से होगा, ठीक है। लेकिन आप तैयार करेंगे 5, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने पूरा एनसीईआरटी से उठा के चेप दिया, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता है आंसर, ठीक है। जो अभी दिखाए वो याद कर लीजिएगा आप। अब आते हैं सेक्शन डी पे, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए नंबर 30 का ए, एनालाइज द मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन कॉज ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। सॉइल इरोजन से बचने के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, रेड से अंडरलाइन कर रखें। एक तो कंटूर प्लगिंग कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, ये सब चीज़ कर सकते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं कंटूर प्लगिंग होता क्या है। ये मान लीजिए हिल है, और अगर आप उसका
प्लगिंग जो है, जोताई जो है, अगर इस डायरेक्शन में करते हैं तो इसको बोला जाता है कंटूर प्लगिंग, ठीक है। इससे पानी इजीली फ्लो नहीं होगा और मिट्टी बहने से बच जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि आप स्टेप्स क्रिएट कर दीजिए। ये रहा, स्टेप्स कैन बी क्रिएटेड। ये अगर हिल है तो यहाँ पे आप ऐसे सीढ़ी जैसा स्टेप बना के खेती कीजिए, ठीक है। तो इससे भी पानी जल्दी फ्लो नहीं करेगा और मिट्टी भी नहीं फ्लो करेगा। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, देखिए, स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। ये अगर फील्ड है कोई, यहाँ पे एक रो में अगर क्रॉप्स लगा हुआ है तो दूसरे रो में ऐसे खाली घास लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉप, फिर यहाँ पे घास का एक इस पट्टी होगा, स्ट्राइप होगा, फिर यहाँ पे क्रॉप, ऐसे घास लगेगा। इससे क्या होगा कि ये एक बैरियर क्रिएट करेगा और ना एयर से और ना ही वाटर से ये मिट्टी बह के कहीं जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद चौथा तरीका है शेल्टर बेल्ट लगाने का। शेल्टर बेल्ट मतलब ये अगर मान लीजिए कोई फील्ड है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, किनारे किनारे पे पेड़ लगा दीजिए। इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। या फिर आप कहीं बीच में भी ऐसे करके पेड़ लगा सकते हैं और यहाँ पे खेती कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेड़ और यहाँ पे खेती कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हवा जब बहेगा तो ये पेड़ उसको रोकेगा और मिट्टी को बहने नहीं देगा, पानी से भी मिट्टी को बहने नहीं देगा, ठीक है। ये होता है शेल्टर बेल्ट। तो ये सब कुछ तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वही सब तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 तरीका। और 5वां पॉइंट तो यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल इन्होंने लिख रखा है कि नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। कुछ पॉइंट नहीं मिला तो इन्होंने ये डाल दिया, तो ऐसा चलता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसी में इंटरनल चॉइस है नंबर बी कि मोहन रिसेंटली बॉट अ फार्म एंड वांट्स टू ग्रो क्रॉप्स सच एज शुगर केन, कॉटन, ज्वार. He is unfamiliar with the local soil types and climatic condition. Help him identify the appropriate soil type and its property for successful farming. देखिए, मोहन को ये सब ग्रो करना है, शुगर कैन, कॉटन, ज्वार। कॉटन से समझ में आ गया कि ये इसको कौन सा टाइप का मिट्टी चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था कि सॉइल टाइप आइडेंटिफाई कीजिए, तो ब्लैक सॉइल एक आंसर तो हो गया। फिर इसका प्रॉपर्टी लिखना है ब्लैक सॉइल का। तो ब्लैक सॉइल का प्रॉपर्टी आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। ये रहा। कहाँ पे मेनली पाया जाता है, तो डेक्कन ट्रैप, डेक्कन रीजन जो है वहाँ पे पाया जाता है ये सॉइल। ये सब रीजन स्टेट्स में पाया जाएगा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, ये सब रीजन में मिलता है ब्लैक सॉइल। एक्सट्रीमली फाइन होता है, क्लेई मटेरियल होता है ये, इसमें पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलता है। फिर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, डेवलप डीप क्रैक्स, स्टिकी व्हेन वेट, ये सब कुछ फीचर्स है जो आपको लिख देना है, समझे। वही सब पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आज ये अगले क्वेश्चन पे, हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1। रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गूमेंट। ये रोमांटिसिज्म और कभी कभी रोल ऑफ लैंग्वेज या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है फ्रिक्वेंटली। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, इसका अच्छा आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं। रोमांटिसिज्म होता क्या है, सब नोट्स में मिल जाएगा आपको, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में भी मिल जाएगा जो वेबसाइट पे दिए हैं। तो इट इज़ ए कल्चरल मूवमेंट जिसमें क्या होता है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप किया जाता है इस सब तरीके से कि रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। इसको वैल्यू ना देख के फोकस किया जाता है इमोशन, इंट्यूशन और फीलिंग्स के ऊपर। ये होता है रोमांटिसिज्म में। इसके जरिए लोगों में देशभक्ति का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप किया जाता है, ठीक है। फिर एक जर्मन फिलोसोफर का नाम है बहुत ही फेमस, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। उन्होंने क्लेम किया था दैट थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री और फोक डांसेस, इन सब के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को पॉपुलराइज कर सकते हैं। फिर इन लोग इम्फेसिस देते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज को और कलेक्शन ऑफ लोकल फॉकलोर को, ताकि एंशियंट नेशनल स्पिरिट डेवलप हो पाए, रिकवर हो पाए और मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। खासकर से वो जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो गानों के जरिए खुद को आइडेंटिफाई करे कि हम सब एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, एक है, ठीक है। ये सब हो गया। फिर इसी में रोल ऑफ लैंग्वेज भी आ जाता है, ये इसी का सब टॉपिक है। तो पोलैंड को देखिए, को पार्टीशन कर दिया गया था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ये सब कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। तो भले ही पोलैंड एग्जिस्ट नहीं, पोलैंड एक कंट्री था, इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया, ठीक है। तो भले ही पोलैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी लोगों के बीच में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अभी भी जिंदा था थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज।
लिखा है कि करोल कर्पिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक। इन सब के जरिए उन्होंने अपना मतलब लड़ाई लड़ा। फिर टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलानाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। फिर व्हेन रशिया ऑक्युपाइड पोलैंड पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। मतलब पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज इम्पोज किया जाने लगा। मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्गी बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। लेकिन तब भी ये लोग पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे अपना विरोध शो करने के लिए। तो पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पोलिश लैंग्वेज का यूज ये सब में किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स को जेल में डाल दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। अलग से क्वेश्चन इसके ऊपर आता है रोल ऑफ लैंग्वेज, तो ये सब पॉइंट तो लिखेंगे ही। यहाँ पर रोमांटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चन था तो यहाँ का 3 पॉइंट और यहाँ से 1-2 पॉइंट उठा के लिख दीजिए। 5 पॉइंट हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इन्होंने तो पूरा एनसीईआरटी चेप दिया है तो इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है उस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इसी में इंटरनल चॉइस है ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर। सब्सटेंशिएट द स्टेट लिखा है द ट्रीटी ऑफ वियना डिपिक्टेड द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसको सब्सटेंशिएट करना है विद की फीचर्स ऑफ द ट्रीटी, मतलब इस ट्रीटी का फीचर लिख देना है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। ये रहा ट्रीटी ऑफ वियना। लिखा है कि इसमें हुआ क्या था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये सभी लोग वियना में मिलते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं। इस ट्रीटी को होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, इन्होंने होस्ट किया था। ये ट्रीटी जो साइन हुआ इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे वो ये है, देखिए। बर्बन डायनेस्टी जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में हटा दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस ने जो भी टेरिटरी अपने कब्जे में लिया था वो सबको उससे छीन लिया गया। फिर फ्रांस के चारों तरफ कई सारे कंट्रीज़ को सेटअप किया गया ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपैंड ना कर पाए, ठीक है। जैसे कि प्रशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न साइड में प्रशिया को दिया गया जगह। रशिया वॉज गिवन कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, इसको नेपोलियन ने सेटअप किया था, इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया गया, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया गया। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सेक्सोनी। ये मतलब ट्रीटी का प्रोविजन था। और मोनार्की को वापस रिस्टोर कर दिया गया। अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज क्रिएटेड इन यूरोप। ये सब कुछ प्रोविजन है, कुछ फीचर्स थे इस ट्रीटी के, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, अभी भी आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 32 का ए, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। एनालाइज द स्टेटमेंट विद रिलेवेंट पॉइंट। पॉलिटिकल पार्टीज का नेसेसिटी पूछ रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 1, हर एक कैंडिडेट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई कुछ प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। ये एज अ पार्टी कोई बड़ा प्रॉमिस कर सकते हैं ना, एक इंडिविजुअल कैंडिडेट क्या ही प्रॉमिस करेगा, पहला। दूसरा, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री। अगर पार्टी नहीं है तो कौन कंट्री को रन करेगा, अलग अलग एक एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देयर विल बी नो एजेंसी टू गैदर एंड प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू टू द गवर्नमेंट। समझ गए, अगर पार्टी नहीं है तो गवर्नमेंट तक अलग अलग लोगों का व्यू क्या है, पार्टी के जरिए ही पहुंचता है कि लोग ये सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं, तो ये व्यू नहीं पहुंच पाएगा। फिर नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अलग अलग इंडिविजुअल अगर रहेंगे तो सबको एक साथ लाके एक गवर्नमेंट बनाना है, ये पार्टी के जरिए ज़्यादा ईजिली हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर देयर विल बी नो मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी एंड जस्टिफाई और अपोज देम। ये सब काम नहीं हो पाएगा अगर पार्टी नहीं रहेगा तो, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका आंसर। इसी में एक इंटरनल चॉइस भी है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो चैलेंजेस को डिटेल में डिस्कस किए थे। पहला चैलेंज हो गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। पार्टी का अगर कोई हाई पोस्ट है तो वहाँ पे लोग क्या तो चापलूसी करके पहुँच जाते हैं, या फिर कोई फैमिली रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है तो पहुँच जाते हैं हाई पोस्ट में, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। दूसरा, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, कि अगर कोई मेन लीडर अगर है उसका बेटा ही फिर अगला मेन लीडर बन जाता है, फिर उसका रिश्तेदार का ही कोई मेन लीडर बनता है, ठीक है। नीचे का जो नीचे लेयर के जो लोग हैं उनको ऊपर पोजीशन पहुंचने का बहुत कम मौका मिलता है,
तो ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके अलावा ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आपको पता है कि इस इलाके में कोई एक ऐसा आदमी रहता है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बहुत ही गंदा गंदा काम करता है, लेकिन तब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन में खड़ा करती है क्योंकि वो उसके पास ये पावर है कि वो इलेक्शन जीत पाएगा। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है जो कि पॉलिटिकल पार्टी फेस करता है। इसके बाद पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। कई बार ये एक पार्टी है ए, ये एक पार्टी है बी, दोनों ये जो वादा कर रहे हैं ये भी वही वादा कर रहे हैं, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं किसको वोट दे, इसको दे कि इसको दे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस एक्स wants to start a savory food store in her village. She wants to supplement her income to raise the standard of living of her family. ठीक है, how do you think self help group can help? Support your answer with reason. अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है वो पूछ रहे हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से लिख दिए हैं। तो समझ रहे हैं ना, मतलब आंसर वही आएगा जो आप पढ़े हैं, क्वेश्चन बस पूछने का तरीका बदल जाएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंपॉर्टेंस ये सीबीएसई का ये फेवरेट टॉपिक है। कई बार इसका वर्किंग पूछते हैं, कभी इसका एडवांटेज पूछते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है वो पूछेंगे, नहीं तो इसका एडवांटेज। दोनों समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे पहले सेविंग्स को पूल यानी इकट्ठा करते हैं। टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं, आस पड़ोस के लोग ही रहते हैं। सब कोई अपना अपना सेविंग एक जगह इकट्ठा करता है डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी। Members can take small loans from the group itself to meet their need. फिर इस लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है कंपेयर टू मनी लेंडर्स इंटरेस्ट। ठीक है, फिर 1-2 साल बाद अगर ये ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है तो ये बैंक से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। इस तरीके से काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका एडवांटेज ये है कि पीपल को टाइमली लोन मिल जाता है फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, और वो भी एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स विच कैन बी यूज एज मॉनिटरी हेल्प। पैसा का जरूरत यहाँ से पूरा होता है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल का कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक एडवांटेज हो गया। अगर कोई नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन है, अगर मान लीजिए 15-20 मेंबर का है, एक जन अगर लोन नहीं चुका पा रहा है तो बाकी सब मेंबर उसको फॉलो अप करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। ठीक है, मन से नहीं दे रहा है कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ ग्रुप टैकल कर लेता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स भी ज़्यादा विलिंग रहते हैं इनको लोन देने के लिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैसा डूबता नहीं है बैंक का। ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक्स ऑल्सो लेंड लोन्स टू SHG। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। एक तो यहाँ पे लिखा है बिना कोलेट्रल का लोन देते हैं और देने के लिए विलिंग भी रहते हैं। चलिए, तो इतना बात याद रखिएगा SHG के बारे में। इसी में इंटरनल चॉइस भी है कि मनी बाय प्रोवाइडिंग अ क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इन इंडिया। ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है, प्लस मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो कि होता है करेंसी और बैंक डिपॉजिट, इसको भी इसका भी इंपॉर्टेंस बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड ये होता क्या है कि अगर मनी नहीं रहेगा तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा कि इस इंसान को जो चीज़ चाहिए वो इसके पास होना चाहिए और इस इंसान को जो चीज़ चाहिए वो इसके पास होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। तो मनी अगर बीच में आ गया तो ये इंसान किसी से भी ट्रांजैक्शन कर लेगा और बदले में पैसा ले लेगा और फिर पैसे से किसी और से ट्रांजैक्शन कर लेगा। मनी इस तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया एक का आंसर। इसके अलावा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का सिग्निफिकेंस पूछा गया था, तो इसमें 2 चीज़ आते हैं। एक हो गया करेंसी जिसमें आता है पेपर नोट और कॉइन्स, और दूसरा हो गया बैंक डिपॉजिट। दोनों का इंपॉर्टेंस बताना है। तो करेंसी का इंपॉर्टेंस ये है कि ये इसको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, कोई भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है लेने से, इससे आप कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और डिपॉजिट विद बैंक्स, ये तो बैंक डिपॉजिट हो गया, चेक इसमें आते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इससे बैंक में अगर आप पैसा रखें तो इससे पैसा सेफ है, इससे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और इसको आप जब चाहे तब आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। ये सब कुछ इसका सिग्निफिकेंस हो गया, समझे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेक्शन ही चेंज हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Emboldened with success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha
अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट एक्ट, ठीक है। ये एक्ट जल्दबाजी में पास कर दिया गया था, भले ही इसको बहुत अपोजिशन किया था इंडियन मेंबर्स ने, लेकिन तब भी इसको पास कर दिया गया। ये रोलेट एक्ट था क्या? इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल तक बिना सुनवाई के आपको जेल में बंद करके रखा जा सकता है, ये इसका प्रोविजन था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रोलेट एक्ट, ये उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो सिंपल है, टू सप्रेस द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अनरेस्ट इन इंडिया। समझ गए? ताकि लोग जिसको मर्जी वो अरेस्ट कर पाए, और अरेस्ट करेंगे तो कोई भी टाइप का मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन इंडिया। इसका इफेक्ट क्या पड़ा इंडियंस पे? तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया, कोई भी सब डर के रह रहे थे कि अगर कुछ उल्टा सीधा बोले तो अरेस्ट हो जाएंगे और 2 साल तक जेल में बंद रहना पड़ेगा। फिर रैंडम अरेस्ट और डिटेंशन से क्या होता है, मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा था, ब्रिटिशर्स पावर का मिसयूज़ कर रहे थे और जिसको भी शक हो रहा था उसको उठा के जेल में डाल रहे थे, इससे डर का माहौल बन गया। बस यही सब इम्पैक्ट पड़ा। हाउ डिड महात्मा गांधी रिस्पॉन्ड टू द रोलेट एक्ट? कई सारे सवाल का जवाब आप यहाँ से भी लिख सकते हैं बना के। इन्होंने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया? तो वही ये इस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस वो चाहते थे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये रहा, ही वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। इस तरीके से स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गिवन द एबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर चैप्टर से क्वेश्चन है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। The moment we speak of water shortage, we immediately associate with regions having low rainfall or those are drought prone। ये तो हमने पढ़ा ही है, क्वेश्चंस पे आते हैं। Give any one reason that could contribute to water scarcity in the future। कोई एक रीज़न बताइए जिससे पानी का कमी होगा। तो आप खुद से लिखिए, क्या लिख सकते हैं? पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये होगा एक रीज़न। ये रहा एक्सेसिव यूज़, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, ये सब रीजन से क्या होता है? वाटर स्कैरसिटी होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई अ रेसिडेंट ऑफ राजस्थान वुड चूज टू इंस्टॉल अ सबमर्सिबल वाटर पंप। यहाँ पे लिखा था राजस्थान के बारे में कि यहाँ पे वुमेन मटका लेके काफ़ी दूर दूर तक चल के जाती है पानी लाने के लिए, तो ये लोग क्यों चाहेंगे कि एक वाटर पंप लग जाए? तो वही रीज़न है कि इनको उतना दूर चलना नहीं पड़ेगा। पीपल ऑफ राजस्थान हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर कलेक्टिंग वाटर। अगर वाटर टैंक रहेगा तो ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3, वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन क्रूशियल। पानी को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? कोई एक तरीका बताइए वाटर कंजर्वर मैनेज करने का। तो पानी को कंजर्व करना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्लीन पानी सबको मिल पाए। और तरीका क्या है पानी को बचाने का? एक तो हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, फिर कुछ ऐसा जो एंशियंट मेथड्स है जैसे कि डैम्स बनाइए पानी और कैनल्स बनाइए, इससे पानी का शॉर्टेज कम होगा। समझे? बस इसी तरीके से आंसर देना है और कुछ है नहीं इसमें। और एक क्वेश्चन है केस बेस्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के ऊपर। ऑन व्हाट बेसिस यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्री ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये किस बेसिस पे कंपेयर करती है? तो 3 क्राइटेरिया था, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे इसमें कंपैरिजन होता है कंट्रीज का। एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रीफली। ये ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? तो देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट। इट ऑल्सो कवर्स फुल रेंज, इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है, साउंड फिजिकल इन्वायरमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर टाइप का, मतलब हर चीज़ से अगर अच्छा होगा तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। नंबर 3, मेंशन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में और क्या क्या चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं? 3 चीज़ तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो इंक्लूड करना चाहिए वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पूरा कंट्री का इनकम तो बढ़ सकता है, लेकिन हो सकता है ये पैसा कुछ ही लोगों के पास हो, ज़्यादातर लोग गरीब हो, वो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो।
ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटी, ये सब कैसा है, ये सब क्राइटेरिया भी इंक्लूड होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट में, वही बोला गया है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है सेक्शन एफ, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। ये देखिए 2 प्लेस ए और बी मार्क है, आपको बताना है कौन है और उसका नाम लिखना है। पहला है द प्लेस वेयर द पीजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस। पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो खेदा में हुआ था। ये पहले से मार्क रहेगा ए, आपको खेदा लिख देना है इसके ऊपर में, ठीक है। दूसरा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट दिस प्लेस इन सितंबर 1920। तो कहाँ पे हुआ था सितंबर 1920 में, वो हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। ये हुआ हिस्ट्री का, 2 और 3 होगा ज्योग्राफी का, इसमें से एनी 3 अटेम्प्ट करना है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मेन सिटी क्या है, मुंबई, वो आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अ कोल माइन इन झारखंड, झारखंड में कोई एक कोल माइन को मार्क करना है, तो बोकारो, वो आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। तीसरा, टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि टॉलेस्ट डैम ऐसा कुछ एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, और डायरेक्ट इनको नाम देके पूछना चाहिए था, किसी को कैसे मालूम होगा टॉलेस्ट डैम कौन सा है। तो अच्छा था कि यहाँ पे चॉइस है एनी 3, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। तो फिर भी आप याद करके रख लीजिए कि जो टेहरी डैम है ये टॉलेस्ट डैम है, ये वाला, ठीक है। अ सी पोर्ट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो वो कौन सा होगा, ये होगा आपका हल्दिया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैप क्वेश्चन होगा। मैप के ऊपर डिटेल वीडियो बना दिए हैं, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाके इसको पूरा देख लीजिएगा। 5 मार्क्स आपका श्योर शॉट आएगा, ठीक है। अगर आप बैड लक है तो बैड लक रहेगा आपका, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि पूछना नहीं चाहिए था ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये पूरा सैंपल पेपर एंड होता है। काफ़ी सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको एक ही चीज़ करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपका एमसीक्यू कुछ भी ना छूटे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ सीखे होंगे, काफ़ी चीज़ आपका रिवाइज हुआ होगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस चैप्टर पर जाके इजीली उसका 1 शॉट देख लीजिए इसी चैनल पे, आपको वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये पूरा सैम्पल पेपर का PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए एंड करते, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।